नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम सभी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें देखने वाले हैं जिससे वो प्रसिद्ध हुए, और अगर आप चाहते हैं उनकी व्याख्या तो वो भी इसके साथ बताई जा रही है। मनोविज्ञान पढ़ने वाले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, मास्टर वीडियो रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। पहले जो हमारे लेखक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं या दार्शनिक हैं वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स की जो किताब जो जिससे इनको प्रसिद्धि मिली थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत इन्होंने बताए थे, ठीक है, अपनी किताब में। किताब के जरिए अमेरिकी दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य किया था वो क्या किया था कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था, ठीक है। और ये मनोविज्ञान के क्या कहलाते हैं, जनक भी कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो ये 1842 में पैदा हुए थे न्यूयॉर्क में। 11 जनवरी 1842 को इनका जन्म हुआ न्यूयॉर्क में। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 26 अगस्त 1910 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका एक भाई भी था जिसका नाम था हेनरी जेम्स। जो हेनरी जेम्स था ये प्रसिद्ध प्रख्यात जो उपन्यासकार है वो हुआ था, ठीक है। अगर हम एक संप्रदाय की बात करें जिसका नाम है प्रकार्यवाद, तो प्रकार्यवाद की अगर हम बात करें कि इसके जनक कौन है तो इस संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स। अगर हम बात करें आत्मसंपर्त्य की तो आत्मसंपर्त्य, ठीक है, इसके सिद्धांत को भी किसने दिया था? सबसे पहले तो विलियम जेम्स ने दिया था। आधारभूत अनुभववाद के बारे में भी इन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए अगले लेखक पर चलते हैं, मैकडूगल। जो इनका नाम था पूरा वो था विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल जो है इनकी पुस्तकें आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी काफी प्रसिद्ध रही, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, ये दोनों किताबें जो हैं विलियम मैकडूगल की काफी प्रसिद्ध रही। और इस किताब के जरिए इन्होंने बताया मूल प्रवृत्तियों के बारे में कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनको जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों के जन्म देने वाले कहा, ठीक है, कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनको जन्मजात जो प्रवृत्तियां हैं माना और उन्हें सभी प्रकार के संवेगों को जन्म देने वाला बतलाया, ठीक है। अगर हम बात करें मूल प्रवृत्तियों की तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक कौन है? मैकडूगल साहब हैं, ठीक है। मैकडूगल साहब जो हैं वो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कहलाते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक पर चलते हैं, वाटसन, सब जानते हैं। व्यवहारवाद की बात करें, बिहेवियर की बात करें तो इसकी जो शुरुआत की है वो की है 20वीं सदी के पहले दशक में, यानी कि 1913 में। किसने की है? जे बी वाटसन। इनका पूरा नाम क्या था? जे बी वाटसन। और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उसका नाम है साइकोलॉजी एज बिहेवियरिटी व्यूज इट और व्यवहारवाद, ठीक है। इस किताब के जरिए जो है इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और अगर हम बात करें इन्होंने व्यवहारवाद को क्यों स्थापित किया तो ये जो व्यक्ति थे वाटसन साहब, ये संरचनावाद और प्रकार्यवाद इन दोनों के ही विरोधी थे। और इन दोनों के विरोध में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? व्यवहारवाद की जो स्थापना है वो की थी। और इस पुस्तक में इन्होंने व्यवहारवाद को समझाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी
स्कूल और समाज इनकी पुस्तक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही। जॉन डीवी जो थे, आपको शायद पता ना हो, भीमराव अंबेडकर, इनका नाम तो आपने सुना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रोफेसर रहे हैं जॉन डीवी। और जो अंबेडकर थे ये बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित थे। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब ये अध्ययन कर रहे थे भीमराव अंबेडकर, तो इनके प्रोफेसर कौन थे? जॉन डीवी थे। ठीक है, और ये भी माने जाते हैं व्यवहारवादी। ठीक है, और ये क्या थे? अमेरिकी शिक्षक थे, एक दार्शनिक थे और मनोवैज्ञानिक थे। अगर हम इनके जन्म की बात करें जॉन डीवी की, तो 1859 को इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, और 1952 को इनका निधन हो गया था न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में ही जन्म हुआ, अमेरिका में ही मृत्यु हुई। एक शब्द आता है प्रैग्मेटिज्म, जिसका मतलब होता है प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म के जनक कौन कहलाते हैं? वैसे तो इसके जनक जो हैं वो मुख्य रूप से विलियम जेम्स कहलाते हैं। प्रैग्मेटिज्म के जनक कौन कहलाते हैं? विलियम जेम्स कहलाते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। लेकिन प्रयोजनवाद से नाम और किस किस का जुड़ा है? जॉन डीवी का जुड़ा है, इन्होंने बहुत कार्य किया है इसमें। एक तो विलियम जेम्स नंबर 1 पे हैं, दूसरे आ जाते हैं आपके जॉन डीवी, और तीसरे जो हैं वो आ जाते हैं शिलर। इन तीनों ने ही प्रयोजनवाद पे बहुत ज़्यादा काम किया है। शिक्षा में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेनरी कार्लवेल कुक। हेनरी कार्लवेल कुक की अगर हम बात करें तो इनकी किताब थी प्लेवे। देखिए, ये हेनरी जो कार्लवेल कुक थे, ये ब्रिटिश शिक्षक थे। ठीक है, और अगर इनके जन्म की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम जो है वहां पर इनका जन्म हुआ। और कब हुआ? 1886 में। किसका? हेनरी कार्लवेल कुक का। 1886 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई 1939 में। ठीक है, देखिए खेल विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? प्लेवे मेथड के जन्मदाता सब जानते हैं, फ्रोबेल को माना जाता है। लेकिन अगर हम आधुनिक काल की बात करें, ठीक है, यहाँ आप आधुनिक युग में देखें कि सबसे ज़्यादा शिक्षा में खेल विधि का जो प्रबल समर्थन किया है वो किसने किया है? हेनरी कार्लवेल कुक ने किया है। खेल विधि का समर्थन आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा किसने किया है? हेनरी कार्लवेल कुक, आपके कुक ने प्लेवे किताब में। एक बार वापस से देख लेते हैं। विलियम जेम्स की है मनोविज्ञान के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की है, विलियम मैकडूगल की आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। वाटसन की किताब देखें तो साइकोलॉजी एज बिहेवियर व्यूज इट और व्यवहारवाद। जॉन डीवी की देखें तो स्कूल और समाज। हेनरी कार्लवेल कुक की बात करें तो प्लेवे। चलिए अगली किताब पर चलते हैं। थॉर्नडाइक साहब को सब जानते हैं। भूल, प्रयास, ये सारे शब्द किन से जुड़े हैं? थॉर्नडाइक से जुड़े हुए हैं। इनका नाम था पूरा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो थे ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और ये अगर हम बात करें भी कहाँ पर इन्होंने शिक्षा जो है प्रदान की लोगों को, कहाँ पर शिक्षक थे? तो कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी है उसके शिक्षक थे। इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था एक तो पशु व्यवहार, ठीक है, पशु व्यवहार और सीखने की जो प्रक्रिया थी, सीखने की प्रक्रिया, इस पर इन्होंने बहुत काम किया। और पशु व्यवहार और सीखने की जो प्रक्रिया थी पर उनके जो कार्य थे उसके आधार पर ही आज हम देखते हैं आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान, उसकी अगर वैज्ञानिक नींव डाली है तो किसने डाली है? थॉर्नडाइक ने डाली है। ठीक है,
देखिए, आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की अगर वैज्ञानिक नींव डाली है तो किसने डाली है? थॉर्नडाइक ने डाली है। ठीक है, अगर हम इनके जन्म की बात करें 31 अगस्त 1874 में तो थॉर्नडाइक का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूएसए में हुआ था। और अगर मृत्यु की बात करें, देखिए 31 अगस्त 1874 को ये पैदा हुए और 9 अगस्त 1949 को इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु भी कहाँ हुई? यूएसए में हुई, न्यूयॉर्क में। ठीक है, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत आपको याद होगा, प्रयत्न भूल का सिद्धांत आपको याद होगा, सीखने के नियम जो है इन्होंने बताए थे। ठीक है, किसने? थॉर्नडाइक ने। सीखने के नियमों की वजह से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। ठीक है, इनकी किताब देख लें, एक तो थी शिक्षा मनोविज्ञान, एक थी एनिमल इंटेलिजेंस। तो दो चीजों पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर डाला है, जिसकी वजह से आधुनिक काल में ये शैक्षिक मनोविज्ञान के एक तरह से जनक भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक नींव भी इन्होंने डाली है। अगर अब बात करें CL हल की, ठीक है, हल का नाम आते ही प्रबलन सिद्धांत आपके दिमाग में आ जाता होगा। जो CL हल है यानी कि क्लार्क एल हल, है ना, क्लार्क एल हल जो है, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने सिद्धांत दिया है सबलीकरण का, या इसी को आप एक नाम दे देते हैं प्रबलन का, या इसी का आप नाम दे देते हैं पुनर्बलन। तो पुनर्बलन सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत, या आप कह लीजिए सबलीकरण का जो सिद्धांत है सीखने का, वो 1915 में किसने दिया है? तो आपके CL हल ने दिया है। और इनकी किताब जो थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इस किताब के जरिए इन्होंने बताया कि जब प्राणी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सी क्रियाएं करता है, और उस कार्य को करने से वो क्या करता है? वो सीखता है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें हल की, तो हल जो है इन्होंने अपना जो मेथड दिया है वो गणित का प्रयोग करके दिया। मतलब जो भी इनका आप मेथड समझेंगे उसमें किसका प्रयोग किया है? इन्होंने गणित का प्रयोग किया है। ठीक है, और इस विधि को, जो इन्होंने विधि बताई है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि। ठीक है, तो दो नाम है, निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि। और इन्होंने किसी भी जानवर पर प्रयोग नहीं किया है। CL हल ने किसी भी जानवर पर प्रयोग नहीं किया, बिना जो है उसके किए हुए गणित का प्रयोग करके इन्होंने अपने सिद्धांत को जो है साबित किया है। अब बात करते हैं गिलफोर्ड महोदय की। गिलफोर्ड जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया? 1959, 1961 और 1967, इन तीनों सालों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बुद्धि का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, जो बुद्धि संरचना त्रिविमीय सिद्धांत कहलाता है, बौद्धिक मॉडल कहलाता है। ठीक है, और इन्होंने जो तत्व बताए हैं बुद्धि के 120 बताए हैं, यानी कि 5 गुना 4 गुना 6। ठीक है, तो कितने बन गए? 120 तत्व इन्होंने बताए हैं। ठीक है, और इन्होंने, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मानसिक योग्यता को 3 डायमेंशन में जो है बांटा है। एक है संक्रिया, एक है विषय वस्तु, और एक है मानसिक योग्यताएं, सॉरी, एक है उत्पाद। ठीक है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो 3 जो डायमेंशन है उसमें इन्होंने बुद्धि को जो है बांटा है। अगर हम इनकी किताब की बात करें गिलफोर्ड की, तो उसका नाम है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। स्प्रेंगर पर चलते हैं। स्प्रेंगर जो थे, इन्होंने किताब लिखी है टाइप्स ऑफ मैन। टाइप्स ऑफ मैन। इनका जन्म जो हुआ था वो बर्लिन में हुआ था, यानी कि जर्मनी में। जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ जन्म हुआ था इनका
1882 में, और इनकी जो मृत्यु हुई है 1963 में हुई है। और ये जर्मन दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। और 1900 इनकी सबसे मुख्य बात क्या थी, जो किताब आई थी टाइप्स ऑफ मैन 1920 के दशक में, तो इस किताब की उस समय 1920 में 28,000 जो कॉपियां थी वो बिक चुकी थी। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व अपनी किताब में बताए हैं। 6 प्रकार के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी जो है उसकी बात की है स्प्रेंगर ने। और उसके अंतर्गत इन्होंने बताया, एक तो आर्थिक महत्व वाले यानी कि आर्थिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति बताए इन्होंने व्यक्तित्व, सामाजिक प्रवृत्ति वाले, राजनीतिक प्रवृत्ति वाले, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले और सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले। तो 6 प्रकार के जो हैं टाइप्स ऑफ मैन इन्होंने बताए अपनी इस किताब में। फिर आता है क्रैचमर। क्रैचमर को जो है आप अगर गूगल में ढूंढेंगे तो उसमें क्रैचमर नाम आता है बार बार, ठीक है। तो क्रैचमर कह लें, क्रैचमर कह लें, एक ही बात है। क्रैचमर या क्रैचमर जो है इन्होंने भी पर्सनैलिटी पर जोर दिया। इनकी जो किताब है उसका नाम है फिजिक एंड करेक्टर। फिजिक एंड करेक्टर जो है इसमें इन्होंने बताया कि 4 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। एक था लंबकाय, जिसको आप कह सकते हैं एस्थेनिक, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया खिलाड़ी। तीसरा इन्होंने बताया नाटा। और चौथा इन्होंने बताया मिश्रित, ठीक है। तो 4 प्रकार के इन्होंने क्या बताए, फिजिक एंड करेक्टर बताए। लंबकाय यानी कि एस्थेनिक में इन्होंने बताया कि दुबला पतला लंबा व्यक्तित्व वाला इंसान। जो खिलाड़ी था इसके अंदर बताया एथलेटिक यानी कि फुर्तीला और खिलाड़ी जैसा इंसान। नाटे में इन्होंने बताया पिकनिक। नाटा को इन्होंने क्या बताया, पिकनिक यानी मोटा सा नाटा सा इंसान। फिर चौथे में इन्होंने बताया मिश्रित यानी कि सभी प्रकार के व्यक्तित्व का मिश्रण जो है वो मिश्रित में आता है। तो इस प्रकार से फिजिक एंड करेक्टर में 4 प्रकार के इन्होंने व्यक्तित्व बताए हैं क्रैचमर साहब ने। एक बार पुनः देख लेते हैं बुक्स। थॉर्नडाइक की है शिक्षा मनोविज्ञान, एनिमल इंटेलिजेंसी, क्योंकि इन्होंने 2 चीज़ों पर काम किया है, बहुत ज़्यादा ये फेमस हुई हैं दोनों किताबें, पशु व्यवहार और ये जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर पर इन्होंने बात की है C.L. हल ने, ठीक है। सबलीकरण का सिद्धांत दिया था। गिलफोर्ड साहब है बुद्धि का सिद्धांत दिया। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी किताब लिखी। स्प्रेंगर महोदय ने पर्सनैलिटी की बात की। टाइप्स ऑफ मैन जो है इन्होंने बताए हैं 6 प्रकार के, ठीक है, व्यक्तित्व बताए हैं, मैन बताए हैं। क्रैचमर या क्रैचमर ने फिजिक एंड करेक्टर लिखी और इसके अंतर्गत 4 प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रायड सब जानते हैं। फ्रायड को कौन नहीं जानता, जो भी मनोविज्ञान पढ़ता है। अगर आप बात करें मनोविश्लेषण सिद्धांत की, किसने दिया है, फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। एक इनका सिद्धांत है मनोलैंगिक सिद्धांत, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये दोनों ही सिद्धांत आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। फ्रायड जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। और ये ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी थे, तंत्रिका विज्ञानी। और साथ ही साथ ये मनोविश्लेषण के संस्थापक भी माने जाते हैं। अगर आपसे पूछे मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन है तो फ्रायड महोदय हैं, ठीक है। अगर हम इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म जो हुआ था 6 मई 1856 को हुआ था चेकिया में यानी कि ऑस्ट्रिया में। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो हुई थी इनकी 23 सितंबर को हुई थी 1939 को। कहां पर हुई थी, लंदन में हुई थी यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रायड जो हैं वो ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी थे, मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात करें तो नाम आता है इदम, अहम और परम अहम की,
ठीक है, तो ये 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। इनका पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड। और इनकी किताब का नाम था इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम, 1902। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, उसके अंतर्गत ही इन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। C.W. बियर्स। C.W. बियर्स का नाम कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, कुछ ने सुना होगा। ठीक है, ये जो है इनकी किताब जो है वो है ए माइंड दैट फाउंड इट शेल्फ। ए माइंड दैट फाउंड इट शेल्फ, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी C.W. बियर्स की। और अगर आप नाम लें मानसिक स्वास्थ्य का, आपके मानसिक स्वास्थ्य जो है एक टॉपिक है मनोविज्ञान में, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? C.W. बियर्स ही थे। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य पर इन्होंने किताब लिखी है ए माइंड दैट फाउंड इट शेल्फ। अगला जो मनोवैज्ञानिक है वो है थर्स्टन। इनका जो पूरा नाम था वो था लुइस लियोन थर्स्टन। ठीक है, थर्स्टन का नाम आते ही बुद्धि सिद्धांत की याद आ जाती है। कौन से सिद्धांत की? समूह कारक सिद्धांत की। इन्होंने, थर्स्टन ने क्या किया? समूह कारक सिद्धांत दिया। इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपके 1887 में। ठीक है, 1887 में जन्म हुआ, 1955 में मृत्यु हुई थी। 1955 में मृत्यु, 1887 में जन्म। और ये अमेरिका के थे मनोवैज्ञानिक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, ये पहले जो है मैकेनिकल इंजीनियर थे। कौन? थर्स्टन। लुइस लियोन थर्स्टन जो थे पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे। बाद में 1917 में इन्होंने मनोविज्ञान में PhD की। और इनका सिद्धांत कहता है कि बुद्धि जो है कोई यूनिटरी संप्रत्यय नहीं है, कोई एकात्मक संप्रत्यय नहीं है, एक संप्रत्यय नहीं है, बल्कि इसमें 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं आ जाती हैं जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाई जाती हैं। ये एक प्रकार से एक दूसरे से क्या रहती हैं? स्वतंत्र रहती हैं। लेकिन अगर इनके सामने कोई समस्या आ खड़ी होती है तो वो सब मिलकर उसका समाधान करती हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, वैसे इनके अपने अपने विशिष्ट कार्य जो हैं वो होते हैं, वो अपने वो विशिष्ट कार्य करती हैं। लेकिन अगर कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा तो वो सातों मिलकर समाधान करती हैं। ये जो थर्स्टन थे, ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत देकर जो है सबके लिए रास्ता खोल दिया कि बुद्धि के, किसी ने बताया कि दो कारक होते हैं, 4 कारक होते हैं, 3 कारक होते हैं। वो इनके बाद से ही ये जो है सारी धारणाएं जो है शुरू हुई थी। डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन जो है इनका नाम संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ता है। संवेगात्मक बुद्धि पर इन्होंने किताब लिखी, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। और ये बुक आप मानिए इतनी ज़्यादा फेमस हुई, 1995 में न्यूयॉर्क की जो किताबें थी उनमें 1 साल से लेकर 1.5 साल तक कई देशों में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब कौन सी थी? यही डेनियल गोलमैन की किताब थी, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ठीक है, देखिए इनकी जो किताब थी ये वाली, ये 40 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में जो है छपी, प्रिंट हुई। 1946 में आपके 1946 में 7 मार्च को जो डेनियल गोलमैन साहब हैं, इनकी उम्र जो थी वो थी 74 साल। ठीक है, कितनी थी? 74 साल, 74 वर्ष। अब इनकी खास बात क्या थी कि इन्होंने मस्तिष्क और, देखिए ये जो व्यक्ति थे गोलमैन,
ये क्या थे? लेखक थे और पत्रकार थे। पर पत्रकार कौन से थे? साइंस के पत्रकार थे, विज्ञान के पत्रकार थे। इन्होंने मस्तिष्क और व्यवहार जो विज्ञान है उस पर रिपोर्टिंग की थी। ठीक है, अब ये जो इनकी किताब है ये क्या कहती है? देखिए, पहले क्या था कि जो बुद्धि लब्धि होती थी इसी को सब कुछ माना जाता था। जैसे ही गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का नाम लिया, संवेगात्मक बुद्धि की बात चली, ये शब्द पहली बार सारे विश्व में प्रचलित हो गया। ठीक है, डेनियल जो साहब हैं, इनके अनुसार एक अच्छी बुद्धि लब्धि वाला जो व्यक्ति है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर एक अच्छी भावनात्मक समझ वाला व्यक्ति है, अच्छी संवेगात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति है, तो वो क्रोध और खुशी के अतिरेक में आकर अनुचित कदम कभी नहीं उठाता। यानी इससे ज्यादा बढ़िया व्यक्ति कौन हुआ? संवेगात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति हुआ, क्योंकि उसको पता है कि क्रोध में, खुशी में मुझे कोई भी गलत काम नहीं उठाना। क्योंकि हम गलत कार्य कब करते हैं? जब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएं तो हम बहुत से क्या कर देते हैं? वादे कर देते हैं। ठीक है, या हम क्रोध में हो तो बहुत ज्यादा अनुचित कदम उठा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो संवेगात्मक बुद्धि वाला इंसान होता है वो इस अतिरेक में आता नहीं है और अनुचित कदम नहीं उठाता। अगली बात करें स्टैनले हॉल की। सब जानते हैं स्टैनले हॉल, एडोलसेंस की बात की है इन्होंने। इनकी किताब जो थी एडोलसेंस, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। इनका नाम अगर देखें तो इनका नाम है ग्रानविले स्टैनले हॉल। ये अग्रणी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और शिक्षक थे। देखिए, बार बार हम जगह का नाम क्यों लेते हैं? भी अमेरिका के थे, ब्रिटेन के थे, जर्मन के थे, क्योंकि परीक्षाओं में, बहुत सी परीक्षाओं में, सीटेट की परीक्षाओं में, यहाँ तक कि रीट की परीक्षाओं में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको ये याद रखना है, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षक थे। अगर इनके बात करें, इनका जन्म हुआ था 1846 में। कहाँ पर हुआ था? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। ठीक है, और ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे? ये बाल मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, बाल मनोवैज्ञानिक थे। क्लार्क विश्वविद्यालय जो है वहां पर इन्होंने क्लार्क विश्वविद्यालय जो था उसके ये पहले अध्यक्ष रहे थे। कौन? स्टैनले हॉल। ठीक है, और स्टैनले हॉल का एक जो है कथन काफी फेमस है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो किशोरावस्था होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? तनाव दबाव की अवस्था होती है, तूफानी अवस्था होती है। तो तूफानी अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। किताब क्या नाम है? एडोलसेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे बाल चिंतन की भाषा इन्होंने बताई है। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो दिया है, जिसे आप विकासात्मक सिद्धांत भी कह देते हैं। विकासात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत, या इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्था सिद्धांत तो ये किसने बताया है? जीन पियाजे ने बताया है। स्टेज थ्योरी संज्ञानात्मक सिद्धांत को इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि बालक के भीतर संज्ञान का विकास जो होता है वो अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इन्होंने 4 स्टेज बताई हैं। कितनी स्टेज बताई हैं? इन्होंने 4 स्टेज बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। पहली इन्होंने बताई है संवेदी पेशीय अवस्था, जो कितनी? जन्म से लेकर 2 साल तक की। ठीक है, जिसको आप सेंसरी मोटर स्टेज भी कह देते हैं। फिर बताई है 2 से लेकर 7 साल की अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिससे आप प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कह देते हैं। फिर तीसरी स्टेज जो इन्होंने बताई है 7 से लेकर 11 साल तक बताई है पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और फिर 12 साल से लेकर आगे तक की अवस्था जो बताई है वो बताई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 12 वर्ष के बाद से आरंभ होती है। तो 4 प्रकार की अवस्थाएं जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में बताई है, और बाल चिंतन की भाषा के अंतर्गत इन्होंने ये सब कुछ बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी जॉन डीवी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हाउ वी थिंक भी इनकी किताब थी, हाउ वी थिंक। ठीक है,
अब चलते हैं इरिक इरिक्सन। इनकी किताब का नाम है बचपन और समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण जो है मनोविश्लेषक थे। तो मनोविश्लेषक भी थे इरिक इरिक्सन, साथ ही विकास मनोवैज्ञानिक भी थे। और ये अगर वैसे तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, पर इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और ये अपने किस सिद्धांत की वजह से जाने जाते हैं? ये अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने बताया कि पूरे जीवन में 8 अवस्थाएं होती हैं। अगर आपको ये पूरी 8 अवस्थाएं जाननी है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है इरिक इरिक्सन महोदय के सिद्धांत की, तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पर शिक्षा मनोविज्ञान जो है या मनोविज्ञान जो है वहां पर आप जाकर वो सारी वीडियो जो है इरिक इरिक्सन की आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 8 अवस्थाएं इन्होंने अपने जीवन की इन्होंने बताया कि पूरे जीवन में 8 अवस्थाएं होती हैं। किस सिद्धांत के जरिए? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के जरिए। अगर हम इनके बात करें इरिक इरिक्सन की, तो इनका जन्म जो हुआ था 1902 में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी 1994 में हुई थी। जन्म आपको बता दिया जर्मनी में हुआ था, मृत्यु हुई थी यूएसए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड, इनको हम पढ़ चुके हैं गिलफोर्ड को। इन्होंने किताब लिखी है जनरल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी। पहले गिलफोर्ड को हम देख चुके हैं इसलिए वापस बात नहीं करेंगे। जनरल साइकोलॉजी भी इनकी किताब है जो काफी प्रसिद्ध हुई। जेरोम ब्रूनर, ये इन्होंने किताब लिखी है शिक्षा की प्रक्रिया। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जो आपके जेरोम ब्रूनर थे, इन्होंने संज्ञानात्मक जो मनोविज्ञान है, आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पे इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था, यूएसए में, है ना। यूएसए कहाँ, न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में है। तो 1915 को इनका जन्म हुआ और मृत्यु 2016 में हुई। कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में। ठीक है, मृत्यु भी वहीं, जन्म भी वहीं। ब्रूनर साहब ने 2 बातों पर ध्यान दिया। कौन सी 2 बातों पर ध्यान दिया? कि पहला कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, और दूसरा ये कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। 2 चीजें देखी, शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, और दूसरा कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रसिद्ध है जो कि सीखने के सिद्धांत के बारे में बताता है। ठीक है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास सिद्धांत जो है वो सीखने का सिद्धांत ही है। तो इस प्रकार से आज हमने 20 मनोवैज्ञानिक जो हैं वो देखे, उनकी किताबें देखी हैं। बालचिंतन की भाषा जीन पियाजे की है, हाउ वी थिंक जॉन डीवी की है, इरिक इरिक्सन की है बचपन तथा समाज, गिलफोर्ड की है जनरल साइकोलॉजी, जेरोम ब्रूनर की है शिक्षा की प्रक्रिया। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई है प्लीज मित्रों में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।